नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मोनिका जी। अब मैं कहानी आप लोगों को मोनिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। माँ, ये कैसी लड़की पसंद की है तुमने मेरे लिए? इतनी बदसूरत है कि चेहरा भी नहीं देख पाया। समीर भड़कते हुए कमरे में घुसा तो कमला देवी, जो गहने और कपड़े अपने ऊपर लगाकर आईने में देख रही थी, सक पकाकर रुक गई। पास खड़ी कुमकुम ने उसे कोहनी मारी। क्या बात है भैया, तुम्हारी तो आज सुहागरात है और तुम यहाँ? बकवास मत करो माँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ मोना के पास। कमला देवी ने उसे घूरकर देखा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है आरती। क्या हुआ जो थोड़ी सांवली है? जब हमारा काम हो जाएगा उसे रजनी की तरह छुटकारा पा लेंगे। हाँ भैया, वो रजनी तो गरीब थी, हमने उसे जैसे ठिकाने लगाया वैसे ही इसे भी लगा देंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ, कड़वा मुंह करके समीर बोला और चला गया। कमला देवी ने कुमकुम के कानों में कुछ कहा और वो मुस्कुरा दी। समीर कमरे में तो गया पर आरती को छुआ तक नहीं और सो गया। आरती ने सोचा कि थके हुए हैं, शायद इसलिए सो गए। दूसरे दिन आरती को बहुत हैरानी हुई जब सास कमला चाय नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। माँ जी आप? हाँ मेरी बच्ची, थक गई होगी ना, जल्दी खत्म करो फिर नीचे आ जाओ। जी माँ जी। भाभी दूध भी पी लेना, कुमकुम की आवाज थी। आरती तो निहाल हो गई ऐसा ससुराल पाकर। उसे क्या पता था कि ये लोग कितने मक्कार और खूनी हैं। धीरे धीरे कमला ने खूब पैसे आरती के मायके से हड़प लिए। आखिर कब तक उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी करते? आरती भी अपने ससुराल की हकीकत जान चुकी थी पर कुछ कर नहीं पाई। उसमें थोड़ा सांवले रंग के कारण बचपन से ही दबावपन था और पढ़ाई में भी सम्मानी थी। ज्यादा पढ़ नहीं पाई। सोच रही थी कि अपनी सीरत से सबका दिल जीत लेगी, पर अब उसकी हालत नौकरानी से बदतर हो गई थी। अब तो सास भी हाथ उठा देती। एक बार कुमकुम ने उस पर गर्म पानी फेंक दिया था। खाने को एक समय ही देते थे। समीर अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाकर रंग रलिया मनाता था। जब उसने विरोध किया तो उसे अपने कमरे में बंद करके उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताई। आरती टूटकर बिखर गई। एक रात जब वो सास के कमरे से गुजर रही थी तो उसने सुना कि उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। ये सुन उसने भागना चाहा पर समीर ने उसे पकड़ लिया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। अंधेरे में आरती को कुछ नहीं दिख रहा था, पर अचानक किसी के हंसने की आवाज आई और कमरा रोशन हो उठा। एक बड़ी टीवी स्क्रीन जाने कहां से प्रकट हो गई और सामने शादी का सीन दिखाई दिया। आरती चौंक उठी। दूल्हा और कोई नहीं समीर था, जो किसी लड़की के साथ फेरे ले रहा था। फिर शादी के बाद सास का ममता, मियां रूप, नंद का प्यार सब दिखाई देने लगा। फिर आया वो पल जब उन जालिमों ने उस लड़की पर पेट्रोल डालकर जला दिया। वो तड़पकर भाग रही थी और वो राक्षस हंस रहे थे। आरती फूट फूट कर रो पड़ी। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला और तीनों यमराज बनकर आरती को घूरने लगे। लेकिन आरती के इरादे कुछ और ही थे। उसने जोर से हक्का लगाया। अपनी मौत का सामान खुद ही ले आए। मौत सामने देख पागल हो गई है क्या? समीर ने हंसते हुए कहा। जैसे ही आरती ने नजर उठाई सब घबरा गए, क्योंकि आंख की जगह दो सफेद गड्ढे थे। तुम कौन हो? कमला हकलाई। सासू माँ, ये फिल्म देखो ना जरा, गुर्राती हुई आरती बोली। कमला की आंख डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि स्क्रीन पर वही दिखाई दे रही थी। बाल बिखरे पागलों की तरह भाग रही थी
और उसके पीछे एक काला सांप दौड़ रहा था। कमला ने अपने दाएं बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आया। फिर पेट पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ तो उसने हाथ से झटक दिया। सामने एक सांप फुंकार रहा था। वो चीखी और वो तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आगे आगे सांप, पीछे कमला बदहवासी दौड़ रही थी और गूंज रहे थे आरती के ठहाके। भागते हुए उसे ठोकर लगी तो उसका सिर फट गया। सांप भी गायब हो गया। अभी अपने आप को संभाल ही रही थी कि जाने कहां से बहुत सारे गहने आ गए और उसके शरीर पर चिपक गए। अचानक गहने बिच्छुओं में बदल गए। कमला चीख उठी पर कुछ कर नहीं पाई। उन्होंने उसे हर जगह काटकर सुझा दिया और निढाल होकर वो गिर पड़ी हमेशा के लिए। मजे की बात ये थी कि ये सब टीवी पर लाइव आ रहा था, जिसे समीर और कुमकुम देखने को मजबूर थे क्योंकि उनके कदम जाम हो गए थे। आरती ने कुमकुम की तरफ देखा और उसके शरीर पर सुंदर साड़ी आ गई। हैरत से अपनी साड़ी कुमकुम देख रही थी कि अचानक साड़ी से लपट निकलने लगी। उसने अपनी साड़ी खोलनी चाही पर वो और बढ़ती गई और जलती हुई कुमकुम चिल्लाने लगी, बचाओ भैया। लेकिन समीर तो टीवी देखने को मजबूर था। वो गर्दन घुमा नहीं सकता था। जलो तुम, कितनी सुंदर साड़ी है ना, बड़ा शौक था ना पहनने का, पहनो ना। मुझे भी जलाया था ना तुमने, और जलाकर मूवी देखने चले गए थे ना तुम। आज भी शानदार मूवी लगी है, देखो ना। आखिरी हिचकी के साथ कुमकुम ने दम तोड़ दिया। अब बचा समीर, जो मुंह फाड़ कर रोने लगा। ये मगरमच्छ के आंसू तुझे नहीं बचा पाएंगे। देख टीवी अपनी मौत का लाइव टेलीकास्ट। समीर की आंख डर से बंद हो गई। अच्छा नहीं लगी ये हॉरर मूवी? एक खूबसूरत हसीना वहां प्रकट हो गई। वो बड़े प्यार से समीर के पास गई। समीर तो अपना होश ही खो बैठा। हसीना ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। समीर को लगा कि उसकी जीभ कट गई। उसने अपने आप को छुड़वाना चाहा पर छुड़ा नहीं पाया। आखिर उस हसीना ने उसे छोड़ दिया। समीर ने खून की उल्टी कर दी। सच में उसकी जीभ कट गई थी। आया मजा? मेरे सामने तुम रंगरलियां मनाते थे ना, आज भी मनाओ, मैं तो देखूंगी, मजा आएगा। उस हसीना ने समीर को गले लगा लिया। दर्द से वो चीख उठा। उसके कमर के नीचे खून बहने लगा। हसीना के हाथ में छुरा था। दर्द के मारे वो गिर पड़ा तो न जाने कहां से अखंड कीड़े उसके ऊपर गिजर गिजर करने लगे। समीर की चीख बंद नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में कीड़ों ने उसकी सारी चमड़ी खा डाली और उसकी आंख, नाक, कान, हर जगह कीड़े भर गए। उसकी आत्मा नर्क यात्रा के लिए रवाना हो गई। सारा दृश्य बंद हो गया। आरती दोबारा अपने पुराने रूप में पहुंच गई। उसने पेट्रोल पूरे कमरे में फेंक दिया और खुद बाहर निकलकर माचिस लगा दी। उसके होठों पर मुस्कान थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, तुम वाकई ही यारों के यार हो, दोस्तों के दोस्त। इतने साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम अपने दोस्तों को नहीं भूले। तुम्हारी पार्टी देने का अंदाज आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 30 साल पहले था, जब हम लोग जवान हुआ करते थे। ये बात आशीष ने अल्ताफ से बहुत खुशी के लहजे में कही। आशीष की यह बात सुनकर अल्ताफ जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो आशीष की तरफ देखकर बोला, तेरी सारी आदत छूट गई आंसू, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब कहने की तेरी आदत नहीं छूटी। अल्ताफ आशीष को आंसू कहा करता था। छूट भी कैसे सकती है मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए हमेशा डॉक्टर साहब ही रहोगे। आंसू ने ये बात बोली ही थी, तभी आंसू के बगल में बैठा हुआ आंसू का दोस्त मयंक भी बीच में बोल पड़ा। तुम्हें याद होगा अल्ताफ, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आंसू तुझे तब भी डॉक्टर डॉक्टर कहकर ही चिढ़ाता था। और चिढ़ाता भी क्यों नहीं यार, तो हम सब दोस्तों में सबसे ज्यादा पढ़ाकू था। तुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करने का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ा हुआ था। मयंक की ये बात सुनकर अल्ताफ एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। अरे यार, हम सब लोग
कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कुछ भी कहो, वो दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। मुझे सचमुच तुम लोगों की बहुत याद आती है और मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बुलाने पर तुम एक फोन पर इंडिया से अमेरिका मुझसे मिलने चले आए। अल्ताफ ने ये बात बोली ही थी कि आंसू फिर से बोल पड़ा। मेरे दोस्त, यारी में शुक्रिया नहीं कहते, हम लोग कॉलेज के जमाने के यार हैं। तुझे याद ही होगा कि हम लोगों की दोस्ती की कॉलेज में मिसाल दी जाती है और कई लोग तो हम लोगों से जलते भी थे हमारी दोस्ती से। हाँ याद है यार, मुझे सब याद है। भला मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ। गलत नहीं कहा यार, बंदे की बात में दम है। मगर ये बात 60 बरस की उम्र में ही समझ में आती है। अल्ताफ ये बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर उन दोनों ने अल्ताफ को एक साथ जवाब दिया, हाँ यार, ये बात तो 100% सही है। दरअसल अल्ताफ, आंसू और मयंक बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती कॉलेज के जमाने से थी। आंसू और मयंक ने अपने पैसे बिजनेस चुना था, मगर अल्ताफ ने पढ़ाई डॉक्टर की थी। उसने हिंदुस्तान में ही MBBS कंप्लीट किया था और वो 25 साल से अमेरिका में ही आकर बस गया था। उसने अमेरिका में ही अपना एक क्लिनिक बना रखा था और वो वहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो चुका था। अल्ताफ ने शादी भी अमेरिका में ही की थी। अमेरिका आने के बाद अल्ताफ की मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसका नाम साजिया था। वो भी एक डॉक्टर थी और वो दोनों एक दूसरे को दिल बैठे थे। अल्ताफ ने अपनी शादी में भी अपने उन दोनों दोस्तों को बुलाया था। वो कभी भी कोई प्रोग्राम करता था तो अपने उन दोनों दोस्तों को हिंदुस्तान से जरूर बुलाता था, मगर वो खुद कभी भी अमेरिका आने के बाद हिंदुस्तान नहीं गया था। शादी के बाद अल्ताफ की सिर्फ एक ही औलाद हुई थी, एक खूबसूरत बेटी की शक्ल में, जो अब जवान हो चुकी थी। अल्ताफ ने उसका नाम मरियम रखा था। आज मरियम की ही मंगनी थी और अल्ताफ ने अपने उन दोनों दोस्तों को अपनी बेटी की मंगनी में ही बुलाया था। प्रोग्राम अब खत्म हो चुका था। अब अल्ताफ अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने ही बंगले के एक खास पोर्शन में बैठा था। अल्ताफ ने अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक अलग पोर्शन बड़े ही शौक से बनवाया था। उसके दोस्त कभी भी अपनी फैमिली के साथ अल्ताफ से मिलने के लिए आते तो वो उस घर के इसी पोर्शन में रुकते थे, लेकिन जब उसके दोस्त उससे मिलने के लिए कभी भी अपनी फैमिली के साथ आते तो वो लोग उस वक्त अपनी फैमिली को बिल्कुल भूल जाते और वो सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों की ही बात करते। और अब सबके बच्चे भी जवान हो चुके थे, अपनी अपनी दुनिया बसा चुके थे और वो लोग रात रात भर नहीं सोते थे। रात भर वही सिर्फ बात ही करते रहते थे। उनकी बात कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो अपने उस पुराने दौर को याद करते थे, उस हसीन जिंदगी को याद करते थे जो उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर जी थी। वक्त आगे बढ़ चुका था और अल्ताफ और उसके दोस्तों ने अब जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दिया था, मगर जब भी वो लोग एक साथ मिलते तो फिर से वही बन जाते जो अपने जमाने के दौर में हुआ करते थे। अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये भूल जाता था कि वो बूढ़ा हो चुका है और यही हाल उसके दोस्तों का भी था। अल्ताफ अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा ही रहा था कि तभी अल्ताफ की बीबी हाथ में कॉफी लिए हुए साहिजा अल्ताफ के सामने खड़ी थी। जनाब, ये लीजिए कॉफी। मुझे पता है वैसे भी आज रात आप लोग सोने वाले तो हो ही नहीं, इसलिए मैं आप तीनों के लिए हार्ड कॉफी बनाकर लाई हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आने में दिक्कत ना हो। साहिजा की बात सुनकर अल्ताफ के दोनों दोस्त हंसने लगे। अरे भाभी, नींद तो हम लोगों को वैसे भी नहीं आती जब हम लोग एक साथ होते हैं, और ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने कॉफी बनाकर हमें दे दी। तभी आंसू बीच में बोल पड़ा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, और साथ में भाभी की कॉफी। ये कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात है, क्या बात है, तुम तीनों कब यकीन करोगे इस बात का कि अब तुम तीनों बूढ़े हो चुके हो,
ये कहकर साइजा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। वो तीनों अपने पुराने दिनों की बात कर ही रहे थे, तभी बीच में आंसू बोल पड़ा और उसने बड़े सीरियस लहजे में अल्ताफ से एक बात पूछी। अल्ताफ, मेरी एक बात समझ में आज तक नहीं आई। हम लोगों ने तुमसे कई बार पूछा, लेकिन तूने कभी नहीं सही से जवाब दिया और हमेशा हमारे सवालों को टाल दिया। आज तेरी बेटी की मंगनी हो गई है, थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी। अब तो उस राज को खोल दे यार। आंसू की बात सुनकर अल्ताफ आंसू को देखने लगा। कौन सा राज यार? क्या मैंने कभी तुम लोगों से कुछ छुपाया है? अल्ताफ की ये बात सुनकर मयंक भी अल्ताफ से पूछने लगा। आंसू की बात सही है अल्ताफ, मैं जानता हूँ कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अल्ताफ सवालिया नजरों से अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखने लगा। फिर आंसू थोड़ी देर चुप रहने के बाद अल्ताफ से बोला, जहाँ तक मुझे याद है अल्ताफ, तुझे अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने हिंदुस्तान छोड़ दिया और तू फिर कभी हिंदुस्तान वापस नहीं गया? ये वजह तूने हमें आज तक नहीं बताई। अल्ताफ ने फिर टालने वाले अंदाज में आंसू से वही बात कही जो वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता आया था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ आने के बाद फिर मुझे वक्त ही नहीं मिला। अल्ताफ अपना वाक्य पूरा कर पाता कि मयंक ने अल्ताफ को रोक दिया। मैं इस बात को नहीं मानता अल्ताफ, कुछ तो बात है जो तूने हम लोगों से छुपाई है। चल, एक बार को मान भी लिया कि तू यहाँ पर बहुत बिजी हो गया था, लेकिन क्या तुझे कभी भी अपने वतन की याद नहीं आई? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आंसू तुझे कॉलेज के जमाने से जानते हैं। हम तेरे दोस्त हैं, तुझे अच्छी तरह से समझते हैं। तू ऐसा नहीं है। कोई तो बात है जिसने तुझे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, जिसके बाद तूने कभी भी हिंदुस्तान जाकर किसी की खबर तक नहीं ली। और एक बात और, तूने अपने घर में कोई भी प्रोग्राम किया, हम दोनों दोस्त तेरे हर प्रोग्राम में आए, लेकिन हम दो दोस्तों ने कोई भी प्रोग्राम किया तू कभी हिंदुस्तान नहीं आया। हम तेरी शादी में आए थे, तेरी जब बेटी पैदा हुई हम तब भी आए, और आज तेरी बेटी की मंगनी हो गई, वो जवान हो गई। हम तुझे आज भी नहीं भूले, लेकिन तू ना तो हम दोनों की शादी में आया और ना ही हमारे किसी प्रोग्राम में आया। तूने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। हम तेरी बात का बुरा मान सकते थे, लेकिन हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपा रहा है। आज तुझे ये राज खोलना ही पड़ेगा। आज हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। अल्ताफ इससे पहले कुछ कहता, तभी आंसू बीच में बोल पड़ा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर आज तूने हमें वो वजह नहीं बताई तो फिर हम यहाँ पर तुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। आंसू की इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया और अल्ताफ अपने दोनों दोस्तों को गहरी नजर से देखने लगा। शायद वो कांप गया था कि आज उसके ये दोस्त उसकी एक नहीं चलने देंगे। अब कोई भी उसका बहाना नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद अल्ताफ ने उस खामोशी को तोड़ा। अगर तूने मुझे दोस्ती की कसम नहीं दी होती तो शायद मैं इस राज को कभी नहीं खोलता। मैं अपने साथ हुए उस हादसे को तुम लोगों को कभी नहीं बताता। मेरे साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ था, मैंने आज तक वो बात किसी से भी शेयर नहीं की है, यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी नहीं और तुम दोस्तों से भी नहीं। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ तुम लोगों से कि मैं तुम लोगों के किसी भी प्रोग्राम में नहीं आ सका। अल्ताफ का ये कहना ही था कि फिर आंसू बीच में बोल पड़ा, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। हमने तुझसे कहा है कि हम तुझे कॉलेज के जमाने से जानते हैं। हमें इस बात का एहसास है कि कोई तो वजह है, तू हमें नहीं बताता था। तब माफी मांगना छोड़ और वो वजह बता, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था। अल्ताफ फिर एक बार अपने दोस्तों को देखने लगा। क्या तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? अल्ताफ की बात का जवाब मयंक ने दिया, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, और इस उम्र में आकर तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बूढ़े हो चुके हैं यार। मयंक की ये बात सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि मयंक की बात में दम था। वो तीनों बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। फिर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ठीक है,
मैं आज तुम लोगों को अपने साथ हुए वो हादसा बताता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। एक ऐसा वाक्य जो मैं भूल नहीं सका, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे जिस्म का रोम रोम डर से कांप जाता है और मेरा जिस्म सहर जाता है और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? क्या सच में भूत प्रेत जिन्नात होते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और पेशे से डॉक्टर हूँ। शायद मेरी ये बात किसी पढ़े लिखे को समझ में ना आए, लेकिन मेरी बात का एक एक अल्फाज सच्चा है। मेरे दोस्त, ये बात उन दिनों की है जब मैंने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और मेरी पोस्टिंग शिमला के एक पहाड़ी इलाके में एक गांव के सरकारी अस्पताल में हुई थी। इस बात को गुजरे हुए आज 25 साल गुजर चुके हैं। मैं नया नया डॉक्टर बना था। मुझे कुछ करने का जुनून था। लोगों की मदद करने का एक जुनून सवार था। मुझ में जवानी का अलम था। नई नई हाथ में डिग्री थी। मैं बड़े जोश के साथ उस जगह पर चला गया जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। मुझे याद है वो गांव था, एक पहाड़ी इलाका, बहुत ही खूबसूरत गांव। वहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, मगर गरीब तबके लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा थे, जिनके पास बहुत कम पैसे हुआ करते थे। बहुत से लोगों का मैं इलाज मुफ्त में कर देता था, लेकिन उस वक्त मुझे मदद करने का भूत सवार था। उस सरकारी अस्पताल के पास में ही मेरा क्वार्टर था, जहाँ पर मैं रहता था। आधी रात में कभी भी कोई मरीज मेरे दरवाजे पर आता था तो मैं उसका इलाज कर देता था। मुझे वो रात आज भी याद है। मुझे याद है कि रात को फ्री होकर मैं अस्पताल से अपने क्वार्टर पर आ गया था, यानी कि अपने घर पर। उस रात सर्दी ज्यादा थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहला और फिर मैं अपने गरम गरम बिस्तर पर लेट गया था और टीवी देखने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लग गई। करीब रात के 10 बजे रात को किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक कर उठ बैठा, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि अक्सर गांव के लोग रात में मेरे पास आते रहते थे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरे सामने अस्पताल का एक कर्मचारी था। उसे मैं जानता था। उसका नाम मोहन लाल था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने उसे घबराए हुए देखकर पूछा, क्या हुआ मोहनलाल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मोहनलाल ने मुझे देखकर कहा, जल्दी चलो डॉक्टर साहब, अस्पताल में एक बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट आया है जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसकी आंख भी नहीं खुल रही है और उसकी नब्ज भी बहुत धीमी चल रही है। मैंने उसकी बात सुनकर फौरन अपना कोट पहना और उसके साथ चल दिया। अस्पताल की तरफ जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर 4-5 लोगों की भीड़ जमा थी। गांव में अक्सर ऐसा होता है, कोई भी बीमार पड़ता तो 4-5 लोग गांव के हमेशा साथ में उस वक्त आ जाते थे। मैंने उन लोगों को अलग हटाया और उस कमरे की तरफ चल दिया जहाँ पर मरीज को रखा गया था। मैंने देखा मरीज के पास एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंख में आंसू थे और बगल में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वो एक लंबी चौड़ी कद काठी का बूढ़ा व्यक्ति था, मगर उसका जिस्म गांव वालों की तरह तगड़ा और तंदुरुस्त ही था। बुढ़ापे ने भी उसके जिस्म पर कोई खास असर नहीं डाला था। मैंने उन लोगों को अलग हटाया और उस मरीज की तरफ चल दिया। जैसे ही मेरी निगाह मरीज की तरफ पड़ी तो मैं उसे गौर से देखने लगा। वो एक लड़की थी जो निहायत ही खूबसूरत थी और आंख बंद करके लेटी हुई थी। मैं उस लड़की के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बता नहीं सकता उस लड़की में ना जाने कैसी कशिश थी। खुद को संभाल कर मैं जैसे ही उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो वो बड़ा व्यक्ति जो लड़की के बगल में खड़ा हुआ था मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी लड़की की जान बचा लीजिए। ये मेरी इकलौती लड़की है। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बस आप मेरी लड़की की जान बचा लीजिए।
मैंने उस बूढ़े की तरफ देखा। वो जिस्म से तगड़ा जरूर था, लेकिन कपड़े उसके गांव वाले जैसे थे। मैंने मन ही मन में सोचा, इस बेचारे के पास क्या होगा जो ये कह रहा है कि वो सब कुछ देने को तैयार है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि औलाद की मोहब्बत में अक्सर माँ बाप ऐसा बोल जाते हैं। फिर मैंने उस बूढ़े से कहा, घबराओ मत बाबा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। फिर मैंने लड़की की नब्ज पकड़ी। मैंने देखा उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही थी, मगर उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उस बूढ़े की तरफ देखकर कहा, इसको बुखार नहीं है, सर्दी का असर है, शायद नमूनिया हो सकता है। फिर मैंने एक डॉक्टर होने के नाते उसका चेकअप किया। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपकी बेटी ने कुछ खाया है, ये कब से भूखी है? वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे सवाल सुनकर नजर चुराने लगा। तभी वो औरत जो उस लड़की के पास ही बैठी हुई थी, वो अचानक उठकर खड़ी होकर मुझसे धीरे से बोली, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मैं उस औरत को देखने लगा। मैं उस औरत की बात सुनकर हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उस औरत ने मुझसे अकेले में बात करने के लिए क्यों कहा। शायद वो मेरी नजरों को समझ गई थी। उसने दोबारा फिर आहिस्ते से कहा और इस बार बहुत मिन्नत भरे लहजे में कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है डॉक्टर साहब। फिर मैंने उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा। वो अभी भी मुझसे नजर चुरा रहा था। मैंने कहा, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने पति को अजीब नजरों से देखा और वो बूढ़ा चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर चला गया। अब कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं और वो औरत और उसकी बेटी जो अभी तक बेहोश थी। फिर मैंने उस औरत से कहा, ओके, अब यहाँ पर कोई नहीं है, बोलिए आपको मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी। पर मैंने देखा वो औरत बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। शायद वो कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया। फिर मैंने उससे बहुत नरमी भरे लहजे में कहा, देखिए खातून, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम मरीजों का इलाज करना है। मैंने आपकी बेटी की हालत देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि आपकी बेटी ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। फिर वो बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देखकर बोली, डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। अभी मैंने इसका इलाज करना शुरू नहीं किया है। इलाज करने के बाद मरीज के कंडीशन का पता लगेगा। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? उसने बताया, मेरी बेटी का नाम नाहिदा है और ये मेरी इकलौती बेटी है। हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने जब ये पूछा कि क्या इसने कुछ खाया है या नहीं, तो मैं घबरा गई, क्योंकि बाहर थोड़े बहुत गांव के लोग भी इकट्ठा हैं, तो मुझे सही नहीं लगा। आप शहर के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये गांव है। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानते। यहाँ के लोग तिल का पहाड़ बनाने में माहिर होते हैं। यहाँ की लड़कियों की इज्जत आबरू की बहुत अहमियत होती है। यहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों पर किसी को भी बदनाम कर देते हैं। मैं उस औरत की बात बहुत गौर से सुन रहा था जो नाहिदा की माँ थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बातों को समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में गांव का माहौल बहुत अलग होता है और शहर वाले गांव के माहौल को पुराना माहौल कहते हैं। मैं अच्छी तरह से आपकी बात समझता हूँ। आप बेफिक्र होकर मुझे बताइए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी खानदान की इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आएगी। गांव की लड़की की इज्जत और खानदान की अहमियत क्या होती है, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी बात पूरी होने के बाद मैंने देखा उस औरत के चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आने लगा था। फिर वो बोली, दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि मेरी इस बेटी की मंगनी हो चुकी थी, मगर किसी वजह से मंगनी टूट गई, क्योंकि मंगनी लड़की ने खुद तोड़ दी थी और ये सदमा मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसी वजह से उसने कुछ दिनों से खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है और बीमार बीमार सी नजर आती है। मैं नाहिदा की माँ की बात को बहुत गौर से सुन रहा था। फिर मैंने नाहिदा की माँ से पूछा, देखिए,
मुझे कोई हक तो नहीं है ये पूछने का, लेकिन फिर भी क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ कि लड़के ने आखिरकार नायदा से शादी करने की क्यों मना कर दी। मैंने देखा मेरे इस सवाल पर वो औरत मुझे बेबसी से देखने लगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती डॉक्टर साहब। मैंने कहा घबराइए मत, कुछ तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इससे पहले कि वो औरत कुछ बोलती तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अंदर आ गया जो कि नायदा का बाप था। और नायदा के बाप ने आकर मुझसे एक ही सवाल किया, डॉक्टर साहब आप इलाज कब शुरू करोगे? मेरी बेटी अभी तक होश में नहीं आई। मैंने देखा जैसे ही नायदा का बाप अंदर आया, फौरन नायदा की माँ खामोशी के साथ नीचे बैठ गई। फिर मैंने उस बूढ़े से कहा, ठीक है मैं इलाज शुरू करता हूँ। और मैंने एक डॉक्टर होने के नाते नायदा का इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि नायदा को हल्का हल्का होश आने लगा और उसने हल्की हल्की आंख खोल दी। फिर मैंने उन लोगों से नायदा के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया और उसके बाप से कहा कि आपकी बेटी ने कुछ नहीं खाया है, इसको थोड़ा सा दूध पिलाइए। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि उन लोगों ने दूध मंगवा लिया था और नायदा हक्की बक्की हैरत से सब लोगों को देख रही थी, जैसे कि उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैंने देखा उसकी माँ नायदा की तरफ दूध का गिलास लेकर खड़ी हुई थी और वो नायदा से बड़े प्यार भरे लहजे में कह रही थी कि बेटी थोड़ा सा दूध पी लो, डॉक्टर साहब ने कहा है। मगर मैंने देखा कि नायदा ने दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उस नायदा के बाप की तरफ देखकर कहा कि आप अपनी बेटी को दूध जरूर पिलाइए, जब तक कुछ भी इसके पेट में नहीं जाएगा ये ठीक नहीं हो सकती और इसी वक्त इसके पेट में कुछ न कुछ जाना बहुत जरूरी है। मगर मैंने देखा कि नायदा का बाप फिर से नजर इधर उधर चुराने लगा। फिर थक हार कर मैं खुद नायदा के पास गया और उसे गौर से देखने लगा। मुझे तो पहली बार देखने में ही कुछ अजीब सी कशिश लगी थी उसमें। फिर मैंने नायदा से कहा, प्लीज आप दूध पी लीजिए, आपको दूध पीना बहुत जरूरी है। आपने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इस तरह आपकी हालत और भी बिगड़ सकती है। मैंने देखा मेरे ये कहने पर वो मुझे बहुत गौर से देखने लगी। फिर उसने सबके सामने मुझसे कहा, ठीक है मैं आपके कहने पर दूध पी लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अगर आपको शर्त कबूल है तो मुझे बताइए। मैं हक्का बक्का नायदा की तरफ देखने लगा क्योंकि मैं जानता था कि गांव का माहौल इस तरह का नहीं होता था। नायदा की इस तरह की बदतकल्लुफी ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था और मैंने देखा कि उसकी इस बात का उसकी माँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और ना उसके बाप पर। ये वो दौर था जब इस तरह की बात हिंदुस्तान में नहीं हुआ करती थी। ये वो दौर था जब कोई भी लड़की पहली मुलाकात में किसी अजनबी से इतनी बदतकल्लुफी से बात नहीं करती थी और इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। फिर मैंने पूछा, कैसी शर्त? कौन सी शर्त? उसने कहा, वो शर्त मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन पहले ये दूध पी लो। मेरे कहने पर धीरे धीरे करके उसने पूरा गिलास दूध पी लिया। फिर मैंने नायदा के बाप से कहा, आपके साथ जो गांव वाले आए हैं उन्हें आप घर पर भेज दीजिए। 1-2 घंटे बाद नायदा की हालत देखकर मैं उसे डिस्चार्ज कर दूंगा। मरीजों को इस तरह से और घबराहट होती है जब वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं। मैंने देखा मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा उन लोगों के पास चला गया जो लोग उसके साथ यहाँ तक चलकर आए थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ खामोशी थी। वहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग अब वहाँ से जा चुके थे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं फिर नायदा को दोबारा चेकअप करने के लिए गया। मुझे उसकी हालत में बहुत सुधार महसूस हुआ और उसकी हालत अब बहुत बेहतर हो गई थी। दरअसल एक डॉक्टर होने के नाते मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि नायदा को कोई बीमारी नहीं थी, बस उसने कुछ दिनों से खाया नहीं था और इसी वजह से उसकी तबीयत में गिरावट आ गई थी। फिर मैंने नायदा को कुछ दवाई लिखी और वो दवाई
नायदा के बाप के हाथों में थमा दी। फिर मैंने नायदा के बाप से कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल सही है, ये दवाई देते रहिएगा और 2 दिन बाद एक बार फिर इसका चेकअप करवाने जरूर आइए। मुझे तभी पता चला कि नायदा की हालत में कितना सुधार है। मेरी बात सुनकर नायदा का बाप खुश हो गया। दरअसल मैंने नायदा के बाप से झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पहले ही नजर में नायदा में इतनी कशिश महसूस हुई थी कि मैं उससे दूर ही नहीं होना चाहता था। मैंने उसे सिर्फ ताकत की दवाई लिखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि नायदा को कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ खाना छोड़ने की वजह से वो बेहोश हुई थी। मगर मैं उसे दोबारा बुलाना चाहता था, शायद मैं उसे दोबारा देखना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि नायदा की माँ उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर खड़ी थी। सुबह होने में अभी 1 घंटा ही बाकी था। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी उस वक्त रात के 4 बजा रही थी। ये देखकर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, वो भी रात के वक्त, और ना ही मुझे नींद का एक बार भी झोंक नहीं आया था। मैंने इस ख्यालों को झटक दिया। सोचा कि शायद हो सकता है कि मैं नायदा की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गया हूँ। मैं अपने केबिन की तरफ चला गया। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपने क्वार्टर वापस जाऊं कि नहीं जाऊं। सुबह तो वैसे ही होने वाली थी। आज की रात तो पूरी ऐसे ही जागते जागते ही कट गई थी। फिर मैंने ये फैसला किया कि चलो थोड़ी देर जाकर सो लेता हूँ। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि नायदा का बाप मेरी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसका बाप मेरे कमरे की तरफ आया जहाँ पर मैं बैठा था, अचानक लाइट चली गई और सब तरफ अंधेरा हो गया। बस मुझे नायदा की बाप की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर साहब आप वहाँ से चले आए, मैं आपको आपकी फीस देना तो भूल ही गया। मैंने उनसे मना किया, नहीं नहीं, अरे इसकी क्या जरूरत है, वैसे भी 2 दिन बाद आपको अपनी बेटी को लेकर यहाँ आना है, तब देख लेंगे। लेकिन उसने कहा, मैं सोच रहा था कि बेचारे गरीब लोग हैं, क्या देगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहनत की है, पूरी रात आप सोए नहीं हैं, इसलिए उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए और वहाँ से चला गया। अंधेरे का मामला था, मैंने ये भी नहीं देखा कि पैसे कितने दिए हैं। मैंने उसके पैसे अपनी कोट की जेब में रख लिए और मोमबत्ती की तलाश करने लगा। करीब 5 मिनट की मेहनत मशक्कत के बाद मुझे मोमबत्ती मिल गई। मगर ये क्या, जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लाइट वापस आ गई। मैं बाहर की तरफ निकल आया। मैंने देखा कि नायदा की माँ और बाप अब वहाँ से जा चुके थे। मेरे जहन में ख्याल आया कि इतनी जल्दी वो लोग कैसे जा सकते हैं। अभी 5 मिनट तो हुए हैं, ना तो कोई रिक्शा है यहाँ पर और ना ही उन लोगों के पास कोई गाड़ी वगैरह थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि वैसे भी आज की रात वक्त पता ही नहीं लगा। मैं जिसे 5 मिनट समझ रहा हूँ, उस बात को 10 से 15 मिनट बीत गए हैं। ये सोचकर मैंने इस सवाल को भी अपनी जहन से हटा दिया और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ मैं अपने क्वार्टर की तरफ पहुँच गया। ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी और मैं पूरी रात सोया नहीं था। अब मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। तब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बदन थोड़ा थका थका सा है। मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। जब मैंने अपनी घड़ी में दोबारा वक्त देखा तो मैंने देखा कि अब मेरी घड़ी 5 बजा रही थी, यानी सुबह हो चुकी थी। मगर अब मुझे नींद इतनी बुरी तरह से आ रही थी कि मेरी पलक उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नींद की आगोश में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लगी ही थी कि फिर दोबारा दरवाजा पीटने की आवाज सी आई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि अब कौन आ गया, क्या आज रात मुझे चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचा था कि 1-2 घंटे सो लूंगा, मगर फिर कोई आ गया। फिर जहन में सवाल आया, हो सकता है कोई मरीज हो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा सामने वही मेरे अस्पताल का कर्मचारी मोहनलाल खड़ा हुआ था। मैंने अपनी आंख मसलते हुए मोहनलाल से पूछा,
अब क्या हुआ मोहनलाल? मैंने देखा मोहनलाल का चेहरा इस बार घबराया हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सपाट था। डॉक्टर साहब, किसी की तबीयत खराब है तो उन्होंने आपको इमरजेंसी में अपने घर पर बुलाया है। मैंने मोहनलाल की बात सुनकर मोहनलाल को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। क्या बात कर रहे हो तुम? किसकी तबीयत खराब है? किसने बुलाया है मुझे? मगर मेरे ऐसे बोलने पर मैंने देखा मोहनलाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने देखा बाहर सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल चुका था। मैंने कहा, ठीक है मोहनलाल, चलो कहाँ चलना है। फिर मैंने भारी मन से ओवरकोट पहना, क्योंकि मुझे नींद बहुत तेजी से आ रही थी, और मैं मोहनलाल के पीछे पीछे चल दिया। फिर मैंने मोहनलाल से चलते चलते पूछा, कितनी दूर यहाँ से घर है उनका? मोहनलाल ने कहा, डॉक्टर साहब, बस यहाँ से मुश्किल से 10 या 15 मिनट का रास्ता है। मोहनलाल के ऐसे कहने पर मुझे थोड़ा सुकून सा मिल गया, क्योंकि इस वक्त मुझ में चलने की ताकत नहीं थी। मैंने देखा मोहनलाल एक कच्ची सड़क की तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद मोहनलाल के साथ चलने पर मुझे एहसास हुआ कि वो बड़ी अजीबोगरीब जगह थी। मैंने मोहनलाल से पूछा, मोहनलाल, आसपास कोई रहता नहीं है क्या? सुबह का वक्त है डॉक्टर साहब, यहाँ के लोग देर से सोकर उठते हैं। मुझे मोहनलाल के ऐसे जवाब पर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं जानता था गांव के लोग तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं चारों तरफ देखते हुए चल रहा था। अजीब सा माहौल था। वहाँ कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान थे वहाँ पर, मगर कोई भी बंदा नजर ही नहीं आ रहा था। मोहनलाल ने सही कहा था। लगभग 15 मिनट के बाद हम लोग एक मकान के सामने खड़े हुए थे। देखने में वो मकान बहुत ही पुराना मालूम होता था। मैंने मोहनलाल की तरफ देखकर कहा, इस मकान में तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई मरीज है, मगर मुझे इस मकान में तो क्या यहाँ कोई आसपास भी अभी तक नजर नहीं आया। मोहनलाल ने फिर वही जवाब मुझे दिया, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं और वो देर से उठते हैं। रहा सवाल इस मकान में किसी के रहने का, तो आप अंदर चलिए। अंदर एक मरीज लेटा हुआ है जो बहुत बीमार है। फिर मैंने मोहनलाल से दरवाजे पर ही खड़े रहकर पूछा, एक बात और पूछूं तुमसे मोहनलाल? उस वक्त मैं नींद में था जिस वक्त मेरे घर पर तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम मुझे किसी के घर पर लेकर आए हो। ज्यादातर गांव के लोग मेरे क्लिनिक पर या अस्पताल में ही आकर खुद को दिखाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। मोहनलाल ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इन लोगों को जानता हूँ। दरअसल ये लोग मेरे मिलने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, मरीज को हुआ क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बस वो लेटा हुआ है, ना तो कुछ बोलता है और ना किसी की तरफ देखता है। उसका जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है। मोहनलाल की बात सुनकर मैं मोहनलाल के चेहरे को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस वक्त सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। ठीक है, अंदर से किसी को बुलाओ तो सही, क्या यहीं बाहर ही खड़े रहेंगे? मैंने जमाई लेते हुए मोहनलाल से कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये लोग मुझे जानते हैं। ये कहकर मोहनलाल ने उस मकान का दरवाजा खोल दिया और मकान के अंदर दाखिल हो गया, और उसके पीछे पीछे मैं भी। मैंने अंदर जाकर देखा। बाहर से देखने में वो मकान बहुत ही पुराना मालूम होता था, मगर अंदर से ठीक ठाक बना हुआ था। मकान के अंदर जाते ही मैंने देखा सामने 2 कमरे बने हुए थे और एक कमरे में कुछ लोगों की बातों की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि मरीज वहीं पर है। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मोहनलाल ने फिर मुझे उसके पीछे की तरफ चलने का इशारा किया। मैं मोहनलाल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही लम्हे के बाद मैं एक कमरे में मौजूद था। मैंने वहाँ पर देखा एक बूढ़ा बैठा हुआ था जिसकी सफेद दाढ़ी थी, और वहाँ उसके पास 2-3 औरतें भी बैठी हुई थी, लेकिन वो औरतें सब बुरखे में थी। मैं समझ गया ये मकान किसी मुस्लिम का ही मकान है। मैंने देखा वो औरतें खामोश बैठी हुई थी। वो उस चारपाई की तरफ देख रही थी जहाँ पर मरीज को लिटाया गया था।
मरीज के मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ है इनको? वह बूढ़ा मेरी तरफ गौर से देखने लगा। उसके देखने का अंदाज मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा। उनकी आंख बिल्कुल सफेद अंडे की तरह लग रही थी। ऐसा लगता था कि उनकी आंखों में पुतलियां जैसे हो ही ना। उनको देखकर मुझे एक दहशत सी सवार होने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपनी खौफियत उनसे बयां नहीं की, क्योंकि एक तो मैं थका हुआ था और ऊपर से नींद अभी भी आ रही थी। उस बूढ़े ने कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उससे पूछा, हजरत क्या हुआ है इन्हें, कुछ तो बताइए आप। थोड़ी देर के बाद वो बोला, आप खुद क्यों नहीं देख लेते कि क्या हुआ है इसको? मैंने इससे आगे उनसे पूछना कुछ मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैंने मरीज के मुंह पर का कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उन बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। नहीं, आप ऐसे ही देखिए क्या हुआ है इसको, कपड़ा मुंह पर से नहीं हटाइए। मैं बूढ़े की इस बात पर पूरी तरह से तिल मिला गया। मुझसे ना रहा गया। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मुझे उनकी बात पर इस कदर गुस्सा आया कि मैं अपना आपा खो बैठा, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं एक डॉक्टर हूँ। जब तक मैं मरीज को पूरी तरह से नहीं देखूंगा तो मैं पता कैसे लगा पाऊंगा कि इसको क्या हुआ है। मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। वो बूढ़ा जिद पर अड़ गया, नहीं, इसका चेहरा आप नहीं देख सकते। मुझे उनकी बात पर फिर दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन दोबारा मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया, ये सोचकर कि शायद मरीज की हालत अच्छी ना हो और इस बूढ़े ने टेंशन ले ली हो और टेंशन में इस तरह से बोल रहा हो। फिर मैंने मरीज का हाथ पकड़कर मैंने उसकी नब्ज चेक की। जैसे ही मैंने मरीज का हाथ पकड़ा, मेरे अंदर से सनका निकल गया। वो मर चुका था। मैं इधर उधर देखने लगा और बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने बहुत ही धीमे अल्फाजों में बुजुर्ग से कहा, ये आपका कौन है? क्या ये आपका बेटा है? बूढ़े ने फिर मेरे सवाल का उल्टा जवाब दिया, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कौन है या कौन नहीं। ये बताओ, क्या ये ठीक हो सकता है? उनका इस तरह का बर्ताव बुरी तरह से झंझोर गया। फिर मैंने खुलकर साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये मर चुका है। ये आपका कोई भी हो, इसकी नब्ज नहीं चल रही है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है इसको मरे हुए कम से कम 2 या 4 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगा कि मेरे ऐसे कहने पर बूढ़ा थोड़ा रोहासू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनकर मुझे ही बहुत गौर से देखने लगा। फिर मैंने उन औरतों की तरफ नजर दौड़ाई जो उस मरीज के पास बैठी हुई थी और सभी खामोशी से मुझे ही देख रही थी। मुझे उन औरतों का अपनी तरफ देखना बहुत ही अजीब लगा। मैंने मोहनलाल की तरफ नजर दौड़ाई, मगर मैंने देखा मोहनलाल भी मुझे ही बहुत गौर से देख रहा था। माजरा मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में एक दहशत सी सवार होने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे कि यहाँ पर कुछ भी सही ना है, मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ा मेरी तरफ देखकर बोला, अब तुम इसका चेहरा हटा सकते हो डॉक्टर साहब। मैं बूढ़े की तरफ हैरानी और परेशानी के आलम में देखने लगा, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक बार और नब्ज चेक कर ली जाए। फिर मैंने उस मरीज की दोबारा नब्ज टटोली, लेकिन वो मर चुका था। फिर मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया, मेरे जिस्म से जान ही निकल गई और मेरा होश धुंधी हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये मेरा सपना है या हकीकत? लेकिन वो सपना नहीं, हकीकत ही लग रही थी। जब मैंने उस मरीज के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वहाँ सामने मेरे ही चेहरा था, यानी कि मैं खुद को मुर्दा देख रहा था। मेरे होश उड़ गए और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बूढ़े की तरफ चीखते हुए कहा, ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मेरी बात सुनकर बूढ़ा मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बहुत ही तेज आवाज में मुझसे बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये तुम ही लेटे हो, ये तुम ही हो। अचानक मेरा वहाँ पर दम घुटने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरी सांस रुक रही है और मुझ पर बेहोशी सी तारी होने लगी। मैंने मोहनलाल को आवाज लगाई, लेकिन मैंने देखा मोहनलाल
सपाट चेहरा लिए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे मुझसे कोई मतलब ही ना हो, जैसे कि मैं उसके लिए अनजान हूँ। कड़ाके की ठंड में मेरे पसीने की धारा बहने लगी और मैं घुटनों के बल गिर गया। फिर दोबारा मेरी निगाह उस मरीज पर पड़ी तो मैं एक बार फिर से कांप कर रह गया। वो यकीनन मेरे ही चेहरा था, मगर वो जिंदा होता तो हूबहू बिल्कुल मेरी ही तरह होता। मुझ पर बेहोशी छा रही थी और मैं अपना होश खो रहा था। फिर अचानक मैं जमीन पर गिर गया और मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, डॉक्टर साहब, उठिए, दोपहर के 12 बज गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मगर ये क्या, मैंने देखा कि मैं अपने ही कमरे पर ही मौजूद था, अपने ही बेडरूम में लेटा हुआ था। फिर दोबारा आवाज आई, डॉक्टर साहब, उठिए ना। मैं उस आवाज को पहचानता था। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे दूध वाले की थी, जो अक्सर सुबह दूध देने आता था। मैंने देखा कि मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने उठकर झट से दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला ही खड़ा था। वो मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं सुबह भी आया था, लेकिन आप सो रहे थे। फिर मुझे लगा कि शायद रात को आप कोई मरीज वगैरह देखने के लिए गए होंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए मैं दोपहर को दूध लेकर आया हूँ। मैंने उसके हाथों से दूध का पैकेट ले लिया और फिर से अपने कमरे की तरफ देखने लगा। दूध का पैकेट रखकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था। क्या वो सपना था या हकीकत था? घड़ी की तरफ मैंने निगाह दौड़ाई तो वो दिन के 12 बजा रही थी। मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसने मुझे अंदर तक झिंझोर कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरा बदन अभी भी डर से कांप रहा था। फिर मैंने खुद को नॉर्मल किया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बाहर बैठकर चाय पीने लगा। हवा ठंडी चल रही थी। मैं अभी भी अपनी उसी सपने के बारे में सोच रहा था जो बिल्कुल हकीकत जैसा था। मैं सोच रहा था कि कैसा सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैं अस्पताल की तरफ चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने देखा मोहनलाल दरवाजे पर ही खड़ा था। वो मुझे देखकर पूछने लगा, डॉक्टर साहब, आज तो बहुत देर तक सोए आप, और सोते भी क्यों नहीं? रात भर आप जागे थे। आप वाकई ही बहुत अच्छे आदमी हो डॉक्टर साहब, वरना रात में बहुत से डॉक्टर अक्सर मरीजों को भगा देते हैं। मैं उसे देखकर उसके पास ही आ गया। फिर वो मुझसे बोला, आज सुबह से कोई भी पेशेंट नहीं आया डॉक्टर साहब, इसलिए हमने आपको जगाना सही नहीं समझा। आप रात भर जागे थे। आपके चेहरे से थकान भी साफ साफ झलक रही है। मैं मोहनलाल को गौर से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मोहनलाल से कुछ पूछूं या ना पूछूं। मेरा दिल एक अजीब सी कसमोकस का शिकार था। फिर मैंने मोहनलाल से पूछ ही लिया, मोहनलाल, क्या तुम सुबह के वक्त मेरे पास आए थे? मेरे इस सवाल पर मोहनलाल मुझे गौर से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर बोला, सुबह सुबह तो नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, रात में मैं आपके पास आया था जब एक पेशेंट आया था जो एक लड़की थी, आपको दिखाने के लिए। उसके बाद में चला गया था। सुबह के वक्त मैं आपके पास नहीं आया। क्या कोई खास बात? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखकर मना कर दिया। नहीं, बस मुझे लगा कि शायद सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया था और वो शायद तुम ही हो। मेरी बात सुनकर मोहनलाल हंसने लगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। मैं सुबह आपके पास नहीं आया, बल्कि मैं तो खुद सुबह 9 बजे सोकर उठा हूँ। आप रात भर के थके हुए थे डॉक्टर साहब। नींद में अक्सर कभी कभार ऐसा धोखा हो जाता है। तुम ठीक कहते हो मोहनलाल, शायद मेरा वहम ही होगा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मोहनलाल की तरफ देखकर कहा। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की एक नाकाम कोशिश की। मोहनलाल भी मुझे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उससे टालने के लिए कहा, मेरे कैबिन में चाय भिजवा देना मोहनलाल, मुझे इस वक्त चाय की बहुत तलब महसूस हो रही है।
मेरे ऐसे कहने पर मोहनलाल खुश हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने केबिन में चलिए, मैं अभी आपके लिए आपकी पसंदीदा बढ़िया वाली चाय बनवाकर लेकर आता हूँ। ये कहकर मोहनलाल वहाँ से चला गया और मैं मोहनलाल को जाते हुए देखने लगा। सच तो ये है कि मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। जो सपना मैंने कुछ देर पहले देखा था, उस सपने ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फिर धीरे धीरे कदमों से मैं अपने केबिन की तरफ चला गया और अपने केबिन में बैठकर फिर से उसी सपने के बारे में सोचने लगा। अजीब सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटक दिया। ये सोचकर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं खामोखा इतना परेशान हो रहा हूँ, वो सिर्फ एक सपना ही तो था। हकीकत तो ये है कि मैं इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ हूँ। मैं ये सब बात सोच ही रहा था कि मोहनलाल मेरे सामने चाय लेकर हाजिर हो गया। मैंने मोहनलाल के हाथ से चाय ले ली और चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। चाय वाकई ही बहुत ही अच्छी बनी थी। मोहनलाल मेरे लिए चाय बहुत ही अच्छी बनवाकर लाया करता था और मैं आराम से बैठकर चाय पीने लगा और मोहनलाल मेरे सामने खड़ा था। मैंने मोहनलाल से पूछ ही लिया, क्या बात है मोहनलाल, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मोहनलाल मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। बाबूजी, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। मोहनलाल अक्सर मुझसे पैसे मांग लिया करता था और मैं मोहनलाल को खुशी खुशी पैसे दे देता था, क्योंकि वो मेरे बहुत से काम भी करता था। ठीक है मोहनलाल, फिर अचानक मुझे याद आया कि कल नायदा के बाप ने मुझे अंधेरे में कुछ पैसे दिए थे। फिर मैंने सोचा देखते हैं कितने पैसे थे। मैंने कोट की जेब में हाथ डाला, वो पैसे अभी भी वैसे ही गुड़े मुड़े जेब में रखे हुए थे जैसे नायदा के बाप ने मुझे हाथ में थमा दिए थे। मैंने उन पैसों को जेब में रख लिया था। मैं वो पैसे निकालकर गिनने लगा। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरे 10 नोट थे, वो भी 100 के। उस वक्त 1000 रुपए बहुत ही अहमियत रखते थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि नायदा का बाप देखने में तो बहुत ही ज्यादा गरीब मालूम होता था। एक गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने उसमें से 100 रुपए निकालकर मोहनलाल को दे दिए और मोहनलाल वहाँ से चला गया और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे यही सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मोहनलाल के जाने के बाद मैं इन सब बातों पर गौर कर ही रहा था। तभी अचानक मोहनलाल मेरे पास दोबारा वापस आ गया और मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपसे मिलने आपके दोस्त इंस्पेक्टर खान आए हैं। इंस्पेक्टर खान का नाम सुनकर मैं अचानक चौंक पड़ा और मैंने मन ही मन में सोचा कि इंस्पेक्टर खान इस वक्त यहाँ पर सब खैरियत तो है। दरअसल जब मेरी इस गांव में पोस्टिंग हुई थी, मैं तब से इंस्पेक्टर खान को जानता था। वो 1-2 बार अपनी बीबी का इलाज कराने के लिए मेरे ही पास आए थे। तब से मेरा और उनका रवैया आपस में थोड़ा दोस्ताना हो गया था। इंस्पेक्टर खान बहुत ही हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति थे। हालांकि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी वो मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे कि वो मेरे हम उम्र हो। मैंने मोहनलाल से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद मेरे सामने इंस्पेक्टर खान बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। सलाम दुआ होने के बाद इधर उधर की बात होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान मुझसे खुद बोले, दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं बेवक्त आपके पास क्यों आ गया। मैंने इंस्पेक्टर खान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था पिछली बातों को लेकर। फिर वो मुझे देखकर कहने लगे, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैंने बात को टालने के अंदाज में कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि कभी कभार रात को मरीज अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं और कभी कभी नींद पूरी ना हो पाती, बस थोड़ी सी थकान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बात पूछूं डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं खान साहब। हाँ, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ कोई डॉक्टर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा खान साहब।
मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान मुझे गौर से देखने लगे। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, तो लगता है आप बहुत थके हुए हैं। हाँ खान साहब, पर ये सब तो चलता रहता है। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान मुस्कुराने लगे। तो ठीक है, आपकी थकान आज हम उतार देते हैं। दरअसल आपकी आज हमारे यहाँ पर दावत है और मैं आपको इनवाइट करने ही आया हूँ। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था इस वक्त कहीं जाने का। फिर मैंने इंस्पेक्टर खान से टालने वाले अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, दावत की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान फिर हंसने लगे और वो मुझसे कहने लगे, मैं जानता था मियाँ तुम जरूर कोई बहाना मारोगे, लेकिन आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने दूंगा। आज तुम्हें मेरे घर पर दावत में शरीक होना है और मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाने के लिए ही आया हूँ। आज मैंने भी छुट्टी ले रखी है। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। फिर वो मुझसे कहने लगे, आप मेरे घर चलिए, लोगों से थोड़ा मिलिए, तो हो सकता है आपकी थकान भी उतर जाए। मैंने उनसे हारे हुए अंदाज में कहा, ठीक है इंस्पेक्टर खान, मैं चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तैयार होकर इंस्पेक्टर खान की जीप में सवार होकर उनके घर की तरफ जा रहा था। वो मुझसे रास्ते में इधर उधर की बातें कर रहे थे और मैं उन्हें जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर देख रहा था और कभी कभार उनकी बातों का हाँ या ना में जवाब दे देता। थोड़ी देर बाद मैं इंस्पेक्टर खान के घर पर था। इंस्पेक्टर खान की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनके परिवार में सिर्फ उनके 2 बड़े बेटे और उनकी बेबी थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी। इंस्पेक्टर खान के घर पर मेरा बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, मानो कि मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी फैमिली की मोहब्बत देखकर वो सब कुछ भूल गया जो कुछ घंटे पहले मेरे साथ हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब कि लोगों के साथ घुलने मिलने और खास तौर मेरी फैमिली में जब आओगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। मैं और इंस्पेक्टर खान बात कर ही रहे थे, तभी अचानक कमरे में किसी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्स इंस्पेक्टर खान के कमरे के अंदर आ रहा था और इंस्पेक्टर खान बड़े ही अदब के साथ उठकर खड़े हो गए। उनकी देखा देखी में मैं भी इंस्पेक्टर खान के साथ उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक बुजुर्ग और इंस्पेक्टर खान एक सोफे पर बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर खान ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ उन्हें सलाम किया और जाकर उनके गले लग गए। बुजुर्ग ने उनकी पीठ थपथपाई और वो दुआ देने लगे। मैं ये सारा माजरा देख रहा था। फिर बुजुर्ग ने मेरी तरफ नजर दौड़ाई, मगर जैसे ही बुजुर्ग ने मेरी तरफ नजर दौड़ाई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं इस बुजुर्ग को कैसे भूल सकता था। ये वही बुजुर्ग था जो रात में मेरे सपने में आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिन बुजुर्ग को मैंने सपने में देखा था उनकी आंखों की पुतलियां नहीं थी और उनका चेहरा थोड़ा सख्त था और गुस्से वाला था। अगर उस सपने वाली बुजुर्ग की आंख सही होती और चेहरा थोड़ा नॉर्मल होता तो यकीनन वो हूबहू इन्हीं की तरह कार्बन कॉपी लगते। इंस्पेक्टर खान मेरी तरफ देखकर मुखातिब हुए और वो मुझसे बोले, डॉक्टर साहब, ये हमारे पीर हैं। इनकी दुआओं ने हमारा बहुत साथ दिया है। इन्हें कोई मालूम हस्ती ना समझना, ये बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मुस्कुरा गया और फिर मैंने बड़े अदब के साथ बुजुर्ग को सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देकर वो बुजुर्ग मेरी तरफ देखने लगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही मानी खोज थी। फिर उन बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बड़ी ही मोहब्बत से बोले, क्या सोच रहे हो नौजवान, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो। मैं उनकी बात पर उनकी शक्ल को देखने लगा। शायद वो मेरी स्थिति को भाप गए थे। फिर वो मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूँ नौजवान, तुम क्या सोच रहे हो। तुम शायद अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, मगर यकीन मानो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं इस घर में 1 हफ्ता रहूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े या कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो बेझिझक तुम इस घर में आ जाना मेरे पास, और हाँ, इस घर में ही आना।
अपने घर पर मत चले जाना। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हों। फिर मैंने बहुत ही अदब से कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा हजूर। कुछ बातें राज में रहें और समझ में ना आए तो ही अच्छा है। तुम्हें मेरी बातों का मतलब जल्द पता लगेगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से निकालकर मुझे एक ताबीज दी और कहा, इसे पहन लो नौजवान, और इस ताबीज को अपने कपड़ों के अंदर हमेशा छुपा कर रखना। इस ताबीज को किसी के सामने हाजिर मत होने देना। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग जो कह रहे हैं उन्हें मान लो। मैंने कहा था डॉक्टर साहब की ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और वैसे भी ताबीज पहनने में क्या जाता है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर उनके इशारे के बाद मैंने वो ताबीज पहन ली। फिर खाना खाने से फारिग होने के बाद इंस्पेक्टर खान मुझे छोड़ने के लिए घर तक आए और मैं इंस्पेक्टर खान को जाते हुए देखता रहा। मैंने घड़ी की तरफ जब नजर दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी उस वक्त रात के 10 बजा रही थी। मैं अपने बेड पर जाकर लेटकर उन बुजुर्ग के बारे में सोचने लगा। मुझे उन बुजुर्ग की बात बहुत ही अजीब लगी थी और वो इत्तेफाक भी मुझे बहुत अजीब लगा था कि कल रात में ही मैंने इन बुजुर्ग को ख्वाब में देखा था। फिर उन बुजुर्ग का मुझसे कहना कि अगर मैं कोई मुसीबत का शिकार हुआ तो मेरे पास आ जाना। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वाकई में मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। ये सारी बात सोचते सोचते मैं कब नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। मैं सुबह देर तक सोता रहा। मेरी आंख 11 बजे खुली। मैं जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर अपने हॉस्पिटल की तरफ चला गया। आज मुझे नायदा का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था। मेरी आंख नायदा को देखने के लिए बुरी तरह से बेताब थी। सुबह से लेकर शाम तक मैंने नायदा का इंतजार किया, मगर वहां पर कोई नहीं आया। मैंने बहुत बार मोहनलाल को बाहर भेजकर दिखवाया, मगर मोहनलाल ने यही बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मैंने खुद बाहर जाकर बड़ी बेचैनी से नायदा का इंतजार करने लगा। मोहनलाल ने मुझसे 1-2 बार पूछा भी, डॉक्टर साहब आज रात में घर नहीं जाना क्या आपको? आपका टाइम तो खत्म हो गया है, आप अक्सर इतने बजे अपने घर पर चले जाते हैं। मैंने मोहनलाल को ये कहकर टाल दिया कि हाँ मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मैं मोहनलाल को जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं नायदा का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता। मैंने घड़ी की तरफ जब नजर दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी रात के 9 बजा रही थी। मैं थक हार कर अपने कैबिन में बैठ गया और सोचने लगा कि लगता है नायदा आज नहीं आएगी। और मैं मन ही मन में खुद को कोसने लगा कि मुझे कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि वो लोग कहाँ रहते हैं। थक हार कर मैं अब अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था, तभी मैंने देखा एक बूढ़ा मेरी तरफ बहुत तेजी के साथ चलता हुआ आ रहा था। मैं उसे गौर से देखने लगा। अब वो बूढ़ा मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। मुझे उसे पहचानने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। वो नायदा का बाप था, मगर उसके साथ नायदा नहीं थी और ना ही नायदा की माँ थी। वो अकेला आया था। मुझे उसे अकेला आते देख बड़ा अजीब लगा। दरअसल गांव पहाड़ी इलाके में था और वहाँ 9 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग अक्सर जल्दी से सो जाया करते हैं। हॉस्पिटल के कुछ ही लोगों को छोड़कर ज्यादातर सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ वही लोग वहाँ पर थे जिनकी ड्यूटी नाइट में लगती थी। मैं नायदा के बाप को देखकर वहाँ पर रुक गया। वो अब मेरे बिल्कुल नजदीक आ चुका था। मैंने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा था। फिर मैंने नायदा के बाप से पूछा, क्या हुआ, तुम अपनी बेटी के साथ नहीं आए, खैरियत तो है? मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोला, दरअसल मैं अपनी बेटी को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाने वाला था डॉक्टर साहब, लेकिन अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो फिर से किसी से
कुछ नहीं बोल रही है, सबको बस देख रही है। मैं नायदा के बाप की बात सुनकर नायदा के बाप को गौर से देखने लगा। शायद मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब डॉक्टर साहब, नायदा की आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, वो बस लेटी हुई है। उसने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपको सुबह ही मेरे पास लेकर आना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मैंने उसे कहा था, मगर वो यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। उसने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब को आप यहाँ ले आए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, वो खुश रहने लगे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया जो कि मैं आज सुबह से ही सोच रहा था। मैंने नायदा के बाप से कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं मजदूरी करता हूँ और कुछ नहीं। ये कहकर वो मुझसे फिर से आंख चुराने लगा। मैं उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, कल तुमने मुझे 1000 रुपए दिए थे। एक मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते। वो बूढ़ा मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, बात ऐसी है डॉक्टर साहब कि मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा कारोबारी आदमी हुआ करता था, मगर किसी वजह से मेरा कारोबार बर्बाद हो गया। मैं तबाह हो गया और मैं सड़क पर आ गया। बस थोड़ी सी जमा की हुई रकम है मेरे पास, जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी हुई है, दहेज के लिए। पर मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की सेहत की है। आप अच्छी तरह से जानते हो डॉक्टर साहब, जब किसी अमीर आदमी का कारोबार बर्बाद हो जाता है तो आसपास के लोग उसे किस निगाह से देखते हैं। उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए और मेरी बेटी को देख ले कि उसे क्या हुआ है। इससे पहले हमने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन परसों जब वो आपके पास आई तो मुझे काफी सही नजर आई। आपके हाथों में सीफा है डॉक्टर साहब। मैं बूढ़े की बात सुनकर सोचने लगा कि इस बूढ़े के मुताबिक नायदा का इलाज इससे पहले कई डॉक्टरों से करवाया गया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मगर नायदा की माँ ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बताई और मैंने नायदा को खुद देखा था, वो बिल्कुल सही थी। उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। यही सारी बात सोचकर मैं एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो बूढ़ा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझ पर रहम खाओ डॉक्टर साहब, मेरे घर पर चलो, एक बार मेरी बेटी को देख लो। मुझे तुम्हारे घर चलने में कोई ऐतराज नहीं है, मैंने नायदा के बाप को देखकर कहा। लेकिन इस वक्त रात बहुत ज्यादा हो गई है डॉक्टर साहब, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, बस यहीं करीब में ही है। आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। वो बहुत ही बिनती भरे लहजे में मुझसे बोला। मैंने देखा कि उसकी बाप की आंख में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त उस पर बहुत तरस आने लगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का पहला काम होता है कि किसी भी हाल में मरीजों की देखभाल करना और उसका इलाज करना। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? आप मेरे पीछे पीछे आइए। मैं नायदा के बाप के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, मगर मैंने नायदा के बाप को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मैं नायदा के बाप के पीछे चलते चलते यही सोच रहा था कि नायदा की माँ से मैं जरूर पूछूंगा कि आपने नायदा का इलाज इससे पहले और कहाँ कहाँ करवाया है। थोड़ी ही देर पैदल चलने के बाद मेरा गुजर एक बस्ती की तरफ से हुआ। मैंने देखा कि वहाँ कुछ घरों में रोशनी जल रही थी।
क्योंकि ये गांव था और गांव के लोग अपने घरों में जल्दी ही चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद नायदा का बाप एक जगह के सामने आकर रुक गया। मुझे ये देखकर हैरत का ठिकाना ना रहा। वहाँ उस जगह पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। नायदा के बाप ने कुछ देर पहले मुझे ये बताया था कि वो एक मजदूर है, मगर इस हवेली को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये हवेली एक मजदूर की हो सकती है। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। दरवाजा बहुत पुराना मालूम होता था। इस तरह के दरवाजे आज से 50 या 60 साल पहले ही बना करते थे, जिस पर एक बड़ी सी कुंडी लटक रही थी। नायदा के बाप ने कुंडी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा किसी ने खोला। मैंने पहचान लिया कि वो नायदा की माँ थी। नायदा की माँ ने मुझे देखा और मुझे अंदर की तरफ बुलाने लगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए ना, नायदा को क्या हुआ है, वो किसी से कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं नायदा की माँ के पीछे पीछे अंदर की तरफ आ गया। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखे, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। हवेली अंदर से बहुत ही आलीशान मालूम होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ पर नायदा का बाप मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा। नायदा की माँ मुझे इधर उधर देखने पर समझ गई। वो मुझसे कहने लगी, वो अभी आते ही होंगे, आप अंदर आइए। नायदा की माँ मुझे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई। मैंने देखा कि उस कमरे में एक बहुत बड़ी मसहरी बिछी हुई थी, जिस पर नायदा आंख बंद करके लेटी हुई थी। लाइट उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी हवेली पूरी तरह से रोशन थी। मैंने देखा उस हवेली में बड़े बड़े झालर लगे हुए थे, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी। नायदा की माँ नायदा को बहुत ही मोहब्बत भरी निगाह से देख रही थी। फिर नायदा की माँ मुझे देखकर कहने लगी, आप ही देखिए डॉक्टर साहब, ये आंख नहीं खोल रही है। हम सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने उससे कहा भी कि चलो डॉक्टर साहब के यहाँ पर चलते हैं, मगर उसने खुद इशारा करके हमसे कहा कि डॉक्टर साहब को यहीं पर बुला लाइए। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। दरअसल मुझे नायदा का चेहरा देखकर ही तसल्ली हो गई थी। मैं नायदा को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता, और वो उस वक्त मुझे और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जो उसकी ओर खींचने की तरह मजबूर कर रही थी। फिर मैंने नायदा की माँ से कहा कि इसको उठाओ। नायदा की माँ ने नायदा को आवाज लगाई, नायदा उठो, उठो, नायदा उठो, देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। नायदा की माँ के ऐसा बोलते ही नायदा ने आँख खोल ली और वो मुझे देखने लगी। मैंने देखा उसका देखने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। फिर वो तसल्ली से उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, आइए डॉक्टर साहब, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने नायदा को देखकर कहा, तुम क्लिनिक आ जाती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हें कुछ कमजोरी हो तो तुम नहीं आ पा रही हो। फिर नायदा ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ क्या डॉक्टर साहब के लिए कुछ लाओगी नहीं? नायदा की माँ नायदा के कहने पर नायदा को बहुत गौर से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। अब नायदा और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोली, डॉक्टर साहब आप अभी तक खड़े क्यों हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि इस मरीज को देखने के लिए मैं यहाँ तक आया, मगर इसने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। ये कहकर वो हंसने लगी। मैं बैठकर उसे देख ही रहा था। उसकी बात करने का अंदाज वैसा ही था जब वो पहली बार क्लिनिक पर आई थी। बड़ी ही बदकूनी अंदाज में उसने कहा। मुझे उसका ये अंदाज बड़ा अजीब लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब उसका ये अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने नायदा का हाथ पकड़कर देखा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो
मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसकी नब्ज सही चल रही थी, मगर उसका जिस्म पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। मैंने नायदा से कहा, तुमने आज सुबह से कुछ खाया कि नहीं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। खाने पीने का दिल नहीं करता डॉक्टर साहब, बस कोई ऐसा इंसान चाहिए था कि जिससे अपनी बात कर कर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मैं उसकी इस बात पर एकदम चौंक गया। फिर मैं पूछने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हो डॉक्टर साहब। दरअसल बात यह है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपसे कैसे कहूँ। लेकिन बात असल में ये है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना आपको अपने दिल की बात आपको बताऊं और अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो नायदा। वैसे भी कोई भी बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। दिल में रखने से जहन बीमार हो जाता है, और जब जहन बीमार हो जाता है तो पूरा हमारा जिस्म बीमार पड़ने लगता है। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो, तुम्हें कोई भी तकल्लुफ हो, तुम मुझे खोलकर बता सकती हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे चंचलता भरी नजरों से देखने लगी, मगर मुझे उसका ये अंदाज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग बात कर ही रहे थे कि नायदा की माँ चाय लेकर हमारे पास आ गई। मैंने जैसे ही चाय का कप उठाना चाहा, नायदा ने अपनी माँ से कहा, मैं डॉक्टर साहब के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। नायदा की माँ नायदा को अजीब सी नजरों से देखने लगी। हालांकि उसके इस सवाल पर मैं खुद चौंक कर नायदा की तरफ देखने लगा, क्योंकि ये वो जमाना था जिस वक्त लड़कियां इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती थी, और नायदा ने ये बात कह दी थी। मगर उसकी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। फिर नायदा ने कहा, आइए डॉक्टर साहब, थोड़ी दूर तक चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब मुझे नायदा का रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं उससे इससे पहले कुछ कहता, उसने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप घबराइए मत। दरअसल मुझे घर में रहते रहते घुटन होने लगी है। मेरा यहाँ पर दम सा घुटने लगता है। बहुत दिन से मैं बाहर भी नहीं निकली। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। बाहर निकलूंगी तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ठीक है नायदा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे अब्बू बुरा तो नहीं मानेंगे? नायदा मेरी बात सुनकर बहुत तेज आवाज में हंसने लगी। नहीं मानेंगे डॉक्टर साहब, मेरे माँ बाप को मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने देखा होगा, मैंने अपनी माँ से पूछा और मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। यकीन मानिए मेरे अब्बू भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। नायदा उठकर खड़ी हो गई और वो धीरे धीरे कदमों से लड़खड़ाती हुई कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी। मुझे उसको लड़खड़ाते देखकर बड़ा अजीब लगा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, एक बार मुझे चेक करने दो। पर उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और मेरी तरफ पलटकर मुस्कुराकर देखने लगी। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप चलिए ना, आप घबराइए मत, और वैसे भी आप मेरे साथ हैं ना। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग बाहर निकल आए और वो मुझे अपनी बस्ती दिखाने लगी। मैंने देखा बस्ती के कुछ घरों में ही लालटेन जल रही थी। शायद बिजली नहीं थी वहां पर रात के वक्त में, और नायदा अकेली थी। चांदनी रात थी, मगर मुझे कोई भी व्यक्ति वहां पर बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। हैरत मुझे इस बात की थी कि मुझे कोई जानवर भी अभी तक नहीं दिखाई दिया था। रात के वक्त तो कुत्ते अक्सर दिखाई दे जाते हैं, चाहे कोई गांव हो या कोई शहर, सब तरफ सन्नाटे का ही राज था। बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, मगर मैंने अपने ख्याल नायदा के सामने जाहिर नहीं किए। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद नायदा एक घर की तरफ रुक गई। फिर उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? नायदा ने कहा,
मैं हूँ खाला जान, नायदा। फिर अंदर से दोबारा आवाज आई, ठीक है बेटा, रुको मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक औरत ने खोला। मैंने देखा एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत गरीब मालूम होती थी। अगर चांदनी रात नहीं होती तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देता। तू आ गई बिटिया, अंदर आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं और नायदा अंदर चले गए। मैंने देखा मकान बहुत पुराना था। साफ साफ लग रहा था कि ये औरत बहुत गरीब है। अंदर अंधेरा था, बस एक लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी बहुत कम थी। नायदा ने अंदर जाकर उस औरत से पूछा, अफरोज सब कैसे हैं खाला जान? क्या बताऊं बिटिया, कुछ बोलता ही नहीं है, बस खामोश लेटा रहता है। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों से तू आई नहीं है ना, जाकर देख ले, अंदर लेटा हुआ है, हो सकता है तुझे देखकर खुश हो जाए। हम तो आवाज लगाते रहते हैं पर हमारी तो बात का जवाब ही नहीं देता। मैं उस बुढ़िया की ये बात सुनकर चौंक गया। आप फिक्र मत करें खाला, मैं अपने साथ डॉक्टर को इसीलिए लाई हूँ। मैंने नायदा से पूछा, ये अफरोज कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? मेरी ये बात सुनकर नायदा की आंख में आंसू आ गए। आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब आप अंदर आइए। नायदा एक कमरे की तरफ चली गई और मैं नायदा के पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक कमरे में एक और लालटेन जल रही थी और चारपाई पर एक नौजवान लेटा हुआ था जिसके ऊपर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नौजवान सो रहा है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, वो भी करीब नायदा की उम्र का ही होगा। फिर नायदा ने उस नौजवान को आवाज लगाना शुरू कर दिया, अफरोज, अफरोज, उठो, देखो मैं आ गई। मैंने देखा कि नायदा की बात पर उस नौजवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने नायदा की तरफ देखकर कहा, नायदा। नायदा मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अब मैं उस नौजवान के करीब पहुँच गया जो कि एक चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उस नौजवान की हाथ की नब्ज पकड़ी तो मैं देखकर दंग रह गया और मुझे झटका सा लगा। उसकी नब्ज चल ही नहीं रही थी। मैं नायदा की तरफ देखने लगा। नायदा ये तो मर चुका है, इसकी नब्ज नहीं चल रही है। अचानक मेरी नजर उस नौजवान के जिस्म पर पड़ी। मुझे ये देखकर मुझे एक और झटका लगा कि वो नौजवान चादर लपेटकर लेटा हुआ था जो कि मर चुका था। उसकी चादर के नीचे खून टपक रहा है। शायद थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मेरी निगाह पहले नहीं गई थी। ये देखकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने उसके जिस्म से चादर हटा दी। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मैंने देखा उसके सीने पर एक सुराख था और उसी सुराख से खून बह रहा है। मैं नायदा की तरफ हक्का बक्का देखने लगा और फिर मैंने कहा, ये सब क्या है नायदा? क्या हुआ इसको नायदा? नायदा बहुत ही शांत लहजे में बोली, इसको गोली लगी है डॉक्टर साहब। शायद अब वो मर चुका है, इसलिए हमारी बात का जवाब नहीं देता। मैंने नायदा की तरफ देखकर कहा, हाँ ये मर चुका है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। किसने मारा है इसको? क्या तुम जानती हो इसको किसने मारा है? नायदा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। पुलिस को हम लोग बाद में बुला लेंगे डॉक्टर साहब। फिर उसने उस बूढ़ी को आवाज लगाई, मैं जा रही हूँ खाला। फिर उस बूढ़ी ने नायदा से कहा, अरे अफरोज ने तुझसे कुछ कहा क्या बिटिया? नहीं खाला, कल मैं फिर उससे मिलने आऊंगी। ठीक है बिटिया, कल जरूर आना। ये कहकर नायदा दरवाजे के बाहर निकल आई। फिर मुझसे कहने लगी कि आओ डॉक्टर साहब कहीं बैठते हैं। मैं असमंजस में पड़ा हुआ कि अंदर एक नौजवान की लाश है और उसे गोली लगी है और नायदा ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अब बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद हम लोग मैदान में थे। मैंने देखा उस मैदान में हल्की हल्की घास उगी हुई थी। मैंने देखा नायदा एक तरफ जाकर बैठ गई
और वो खुली हवा में गहरी गहरी सांस लेने लगी। मैं नायदा के पास बैठकर कहने लगा, ये सब क्या है? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। उस नौजवान को गोली लगी हुई है, वो नौजवान मर चुका है और तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आखिर उस नौजवान को किसने मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, उस नौजवान को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही मारा है। नायदा की ये बात सुनकर मैं हैरत से नायदा की ओर देखने लगा। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, उस नौजवान को मेरे बाप ने ही मारा है। अब तुम वजह पूछोगे क्यों मारा है तो मैं बताती हूँ। मेरा और अफरोज का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया। डॉक्टर साहब, उस वक्त मेरा बाप एक मामूली मजदूर था, वो मजदूरी करता था और अफरोज का बाप भी मजदूरी करता था। हम दोनों के घर में इतना आना जाना था कि हमारे घर वालों ने आपस में बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था। फिर जब हम जवान हुए तो मेरे बाप की किस्मत बदलने लगी और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया। मगर जब उसके पास दौलत आई तो दौलत अपने साथ बहुत सारा घमंड भी लेकर आई। मेरा बाप दौलत के घमंड में चूर हो गया। अब उसे मेरा अफरोज से मिलना जुलना पसंद नहीं था। उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि वो अब मेरी शादी अफरोज से नहीं कर सकता। मैं अफरोज को बचपन से ही चाहती थी। बचपन से ही मैं अपने दिल में उसकी तस्वीर लिए बैठी हुई थी। मेरा सपना चकनाचूर हो गया। नायदा बात करते करते रोने लगी। फिर वो ठंडी आह भरकर बोली, अगर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती हूँ तो अपने बाप से करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर उसे ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा और हकीकत भी यही थी कि उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है। फिर मैंने नायदा से पूछा, आगे क्या हुआ? मेरी बात सुनकर नायदा मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो थोड़ी देर बाद बोली, आगे की बात सुनकर शायद तुम्हें थोड़ी हैरानी हो और तुम्हें अजीब लगे, मगर यकीन मानो मेरे एक एक अल्फाज सच्चे हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा नायदा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी पूरी बात खत्म करो, फिर हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब की पुलिस को बाद में बुला लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। नायदा की बात अब मेरे समझ से बाहर होती जा रही थी। हम एक मैदान में बैठे हुए थे और हमें बैठे हुए काफी वक्त हो गया था। मुझे ये सोच सोचकर टेंशन हो रही थी कि पता नहीं नायदा की माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं वो मुझे गलत ना समझ रही हो। मैं ये सब बात सोच ही रहा था, तभी नायदा के अल्फाज फिर मेरे कानों में पड़े। अब आगे की कहानी सुनो डॉक्टर साहब। मैं फिर से नायदा की तरफ देखने लगा। मैंने अपने बाप के मना करने के बावजूद भी अफरोज से मिलना नहीं छोड़ा। मैं बराबर उससे मिलती रही। जितनी ज्यादा मोहब्बत मैं उससे करती थी, उससे ज्यादा मोहब्बत अफरोज मुझसे करता था। मैं अफरोज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी बचपन की मोहब्बत था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खाला ने मुझसे बहुत मना किया, वही खाला जिनसे तुम अभी अभी मिलकर आए हो। उन्होंने मुझसे हर बार यही कहा कि अब तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वो मेरे बेटे को कभी नहीं अपनाएगा। तुम अपने बाप की बात मान लो और जहाँ वो चाहता है वहाँ शादी कर लो। मगर मैंने खाला की भी नहीं सुनी। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने बाप से बगावत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक दिन मैं अफरोज से मिलने के लिए उसके घर पर गई। तभी अचानक वहाँ पर मेरा बाप अपने कुछ आदमियों के साथ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा बाप मुझ पर निगाह रखे हुआ था और वो उसी मौके की तलाश में था कि वो मुझे और अफरोज को रंगे हाथ पकड़े। मैंने अपने बाप से बहुत मिन्नत की कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे निगाह इससे करा दो आप, उसके बाद जो कहोगे मैं करूँगी। लेकिन मेरा बाप मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था
उसकी आंखों पर खून सवार था और दौलत का गरूर और घमंड उसमें पूरी तरह से भर चुका था। उसने देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरे अफरोज को गोली मार दी और मुझे घसीटता हुआ वहां से ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, मगर मेरे बाप ने एक ना सुनी। मेरी खाला की चीख की आवाज मेरे कानों में लगातार आ रही थी, मगर मेरे बाप का दिल नहीं पसीजा। मैं जानती थी कि अफरोज अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। फिर भी मैं अपनी खाला के पास रोज जाती हूँ। वो ये समझती हैं आज भी उनका बेटा जिंदा है। मुझे नायदा की ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। ऐसा कैसे हो सकता था? किसी भी आदमी को मारने के बाद उसका बदन सही सलामत नहीं रहता। मुझे उस वक्त नायदा की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। फिर मैंने देखा बात करने में अब नायदा की जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। मैंने नायदा से पूछा, नायदा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे प्रेमी को गोली मार दी, तुमने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं करी अभी तक? मेरी पूरी बात तो सुनो डॉक्टर साहब। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने भी जहर खा लिया। ये कहकर नायदा बुरी तरह से खांसने लगी। मैं हक्का बक्का नायदा की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने देखा नायदा का जिस्म और चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ने लगा था। उसकी सांस नहीं आ रही थी। इतनी कड़ाके की सर्दी में मेरे माथे से पसीने बहने लगे और मेरा पूरा बदन पसीनों से भरभरा हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर नायदा को यहाँ पर कुछ हो गया तो इसके घर वाले मुझ पर ही इल्जाम देंगे। मेरे ऊपर से आशिकी का भूत उतर चुका था। कुछ देर पहले मुझे नायदा से हमदर्दी हो रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेरे देखते ही देखते नायदा जमीन पर गिर गई। मैंने नायदा को उठाया, मगर उसकी सांस बहुत धीमी चल रही थी और उसकी नब्ज धीमी पड़ चुकी थी। मैंने नायदा को पुकारना शुरू कर दिया, नायदा क्या हुआ तुम्हें? तुमने जहर कब खाया? बस उसके इतने अल्फाज मेरे कानों में पड़े, आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने जहर खाया डॉक्टर साहब। और ये कहकर उसने अपनी आंख बंद कर ली। मैंने उसकी नब्ज चेक की, जो कि अब नहीं चल रही थी। नायदा ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया था, वो मर चुकी थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे दिल में एक बार फिर ख्याल आया कि भागकर अपने क्लिनिक चला जाऊं और इस बवाल से छुटकारा पाऊं। फिर दूसरे ही पल मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा हुआ तो नायदा के माँ बाप मुझे ही हत्यारा समझेंगे। मैं बहुत कसमों-कस पड़ गया और मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं नायदा को वहीं छोड़कर नायदा के घर की तरफ बुरी तरह से बदहवासी की हालत में भागने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैं नायदा की हवेली के पास पहुंच गया था और मैंने बुरी तरह से कुंडी बजाना शुरू कर दी। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मेरी बात सुनिए। करीब 5 मिनट तक चीखते चीखते मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा नायदा के बाप ने खोला और वो मेरे सामने खड़ा था और वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। नायदा के बाप ने मुझसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं नायदा के बाप को बदहवासी की हालत में देखने लगा। मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं कि अब उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही उसे मारा है। बहरहाल जो भी हो, सच्चाई तो मुझे बतानी ही थी। मैंने नायदा के बाप को हाफते हाफते सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश वहाँ उस मैदान में पड़ी हुई है। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरा ऐसे कहने के बाद और ये सब सुनने के बाद उसके बाप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उल्टा मुझसे कहने लगा, कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे बाहर काम था, आप कहाँ गए थे? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने बदहवासी की हालत में नायदा के बाप से कहा, कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है। मेरी बात सुनकर नायदा का बाप मुस्कुराने लगा।
अचानक नायदा के बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के अंदर की तरफ खींचने लगा। आओ डॉक्टर साहब, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ बदहवासी की हालत में उसके घर के अंदर चला गया। फिर वो मुझे एक कमरे की तरफ ले गया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर की तरफ घुसा, मुझे ये देखकर एक और बहुत तगड़ा झटका लगा। मेरी आंखों के सामने यकीन न करने वाला मंजर था। नायदा बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुराकर मुझे ही देख रही थी और मैं पागलों की तरह नायदा की तरफ देख रहा था। कुछ देर पहले इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैं बहुत फुर्ती से भागकर यहाँ पर आया था। इतनी फुर्ती से कि शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से ना भागा था। और नायदा ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मगर ये क्या, नायदा तो मेरी आंखों के सामने लेटी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उसने वहाँ पर मुझसे नाटक भी करा होता तब भी वो मुझसे पहले यहाँ पर हरगिज नहीं आ सकती थी। मगर मैं एक डॉक्टर था। नायदा ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था। वो मर चुकी थी। उसकी नब्ज मैंने खुद देखी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। नायदा का बाप मेरी हालत को बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद नायदा का बाप ने मेरे सामने नायदा से पूछा, इस डॉक्टर की हालत ये बता रही है कि तुमने इसे कुछ ना कुछ बताया है। बताओ मुझे, तुमने इसे क्या बताया है? मेरे कानों में नायदा के अल्फाज गूंजे। मैंने इसे वो सब कुछ बता दिया है बाबा, जो आपने मेरे साथ किया था। नायदा का बाप नायदा को गौर से देखने लगा। तुमने बहुत जल्दी कर दी नायदा बताने में। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था। फिर एक बार नायदा के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, जो कि बहुत ही नफरत भरे थे। मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करती बाबा, तुम अच्छी तरह से जानते हो। नायदा का बाप एक बार फिर नायदा को गौर से देखने लगा और मैं पागलों की तरह उन सबको देख रहा था। अब वहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे अब अंदर से एक एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गलत जगह आकर फंस गया हूँ। कौन है ये लोग? ये इंसान तो किसी कीमत पर हो नहीं सकते। थोड़ी ही देर के बाद मेरे सामने नायदा की माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब, आपने चाय पी ली क्या? मैं फिर पागलों की तरह नायदा की माँ को देखने लगा। फिर नायदा के बाप ने मेरे सामने नायदा की माँ से कहा, अब ये चाय पीकर क्या करेंगे? नायदा ने इन्हें सब कुछ बता दिया है जो उसके साथ हुआ था। फिर नायदा का बाप मेरी तरफ मुखातिब हुआ, मगर इस बार उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। अब वो मुझे कोई मजदूर नहीं बल्कि एक जालिम नजर आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद वो मुझसे बोला, मेरी बेटी ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात आज से 50 साल पुरानी है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी ने तुम्हें बताया कि मैंने उसके प्रेमी को गोली मार दी थी। ये सच है। गोली मारने के बाद मैं अपनी बेटी को घसीटता हुआ अपनी हवेली पर ले आया और इसे इस कमरे में बंद कर दिया। मेरे खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने जमाने का सबसे ज्यादा रईसदार आदमी हुआ करता था। पुलिस, वकील और जज सब मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। मैं अपने जमाने का दौलतमंद आदमी था। अफरोज को मारने के बाद उसकी माँ इसी हवेली की चौखट के सामने बहुत दिन तक अपना सर रखकर रोती रही, अपने बेटे को याद करते करते और मुझे बद्दुआ देते देते। वो इस जगह पर ही मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। फिर मैंने उसकी माँ की लाश को कचरे में फिकवा दिया क्योंकि मुझे गरीब लोगों से नफरत सी होने लगी थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने ही तरह एक बहुत बड़े रईस आदमी से तय कर दी। मगर मैं इस बात को नहीं जानता था कि मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह से करना चाहता था कि उसकी शादी यादगार बन जाए। मगर मेरी बेटी ने अपनी शादी के एक दिन पहले वाली रात को मेरे खाने में और अपनी माँ के खाने में जहर मिला दिया और खुद भी जहर खा लिया और हम लोगों ने तड़प तड़प कर इसी हवेली में अपनी जान दे दी और मेरी बेटी ने भी। थोड़ी ही देर बाद इस बस्ती में एक जलजला आया जिसने सारी बस्ती वालों को मौत की आगोश में ले लिया। अफरोज की माँ की बद्दुआ हम सब लोगों को निगल गई। उसका सांप पूरी बस्ती पर लगकर पूरा हुआ। जितनी भी बस्ती वाले थे सब मर गए। शायद ये अफरोज की माँ की बद्दुआ का ही असर था।
कि हम में से कोई भी नहीं बचा। मैं नायदा के बाप की बातों को पागलों की तरह सुन रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा नायदा के बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते कंकाल के रूप में बदल गया और नायदा की माँ का चेहरा बहुत ही खतरनाक हो गया और खुद नायदा का चेहरा भी ऐसा हो गया कि अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे उस वक्त देखता तो वो उसी वक्त मर जाता। फिर नायदा के बाप ने उसी खतरनाक शक्ल में मुझसे कहा, तुम जिस जगह खड़े हो डॉक्टर साहब, दरअसल ये जगह एक शापित बस्ती है और इस जगह का नामो निशान आज से 50 साल पहले ही मिट चुका है। दरअसल ये पूरी जगह एक कब्रिस्तान है। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते मैं जिस हवेली में खड़ा था अब वहाँ पर कोई हवेली नहीं बल्कि सब तरफ मैदानी मैदान और जंगली जंगल था। मैं हक्का बक्का पागलों की तरह नायदा के बाप की तरफ देखने लगा और वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तब से मैं पछतावा ही कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आता है उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए ले आता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी ही वजह से अपनी जान दी थी। जिस वक्त उसने जहर खाया था उस वक्त मैं उसे बचा नहीं पाया था और बचाता भी कैसे, उसने बचाने का मौका ही नहीं दिया। सोचता हूँ कि अब बचा लूंगा, ये जानते हुए भी कि वक्त अब फिसल चुका है। मैं किसी भी डॉक्टर को लाता हूँ मगर मेरे बात करने से पहले ही मेरी बेटी हमेशा उसे अपने अतीत के बारे में बताकर उसे इस शराब में शामिल कर लेती है, यानी मार देती है। और इस बस्ती का यही नियम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो वो हमारे साथ शामिल हो जाता है। ना जाने कितने डॉक्टर यहाँ पर तुम्हारी ही तरह इधर उधर भटक रहे हैं, पर तुम मुझे अच्छे आदमी लगे थे डॉक्टर साहब। मैंने ये सोचा था कि तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मगर अफसोस कि मेरी बेटी ने तुम्हें अपनी सच्चाई बताने में हमेशा की तरह जल्दीबाजी की। मगर इसमें गलती तुम्हारी भी है। जब मेरी बेटी ने तुमसे कहा कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है, तो तुम्हें उस वक्त इनकार कर देना चाहिए था। डॉक्टर साहब, तुम्हें उस वक्त अपनी शराफत दिखानी चाहिए थी, यानी तुम ऊपर से देखने में कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। तुम भी जालिम हो डॉक्टर साहब। इससे पहले जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आए वो सब मेरी बेटी को देखकर फिदा हो गए और बेमौत मारे गए और यहाँ भटकते रहे, मगर मैंने तुम्हें शरीफ समझा था। लेकिन तुम्हारी शराफत उसी पल खत्म हो गई थी जब तुम मेरी बेटी के साथ इतनी रात में अकेले बाहर चले गए थे। मेरी बेटी और मैं और ये बस्ती वाले तो 50 साल पहले ही मर चुके हैं और ये कब्रिस्तान तो तुम्हें अपनी आंखों से अब दिख ही रहा होगा। ये सब एक माया जाल था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब। फिर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते नायदा के बाप के हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे और नायदा पागल दीवानी की तरह हंस रही थी। उसका चेहरा इतना खतरनाक हो गया कि मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे आसपास अब अजीब अजीब सी आवाज आने लगी थी, जैसे कि ना जाने कितने लोग मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने घबराकर नायदा के बाप की तरफ देखा। वो हंसकर पागलों की तरह कहने लगा, ये बस्ती है जो तुम्हारी खातिर करने यहाँ आ रही है। अब तुम भी कुछ देर बाद हम लोगों में शामिल हो जाओगे। ये कहकर उसने अपने हाथ से मेरा गला पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, तभी वहाँ बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर चीखता हुआ हट गया और वो मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। उसने फिर दोबारा बढ़ने की तरफ कोशिश की। इस बार नायदा की माँ भी मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए यानी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ झपटी, लेकिन वो भी बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ खींचती हुई पलट गई। मेरी नजर जैसे ही अपने गले के नीचे पड़ी तो वहाँ पर उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज लटक रहा था। मैं समझ गया कि शायद ये ताबीज का असर था कि ये लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। तभी मेरे दिमाग में उन बुजुर्ग की बात गूंजी कि अगर कभी भी किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ तो दौड़ते हुए मेरे ही पास आना, अपने घर मत चले जाना। उनकी ये बात याद आते ही मैंने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस पागलों की तरह
भागते जा रहा था और उन बस्ती वालों की चीखने की आवाज और नायदा के बाप की आवाज और नायदा की आवाज मेरे कानों में लगातार आ रही थी, मगर मैंने भागना बंद नहीं करा। जितनी मेरे अंदर ताकत थी मैं उतनी रफ्तार से भाग रहा था। करीबन आधा घंटा भागने के बाद मेरे कदम इंस्पेक्टर खान के घर की तरफ आकर रुक गए। मैं पागलों की तरह इंस्पेक्टर खान का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर खान ने दरवाजा खोला और मैं बड़ी फुर्ती से अंदर आ गया। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं लेट गया। इंस्पेक्टर खान मुझसे ये कह रहे थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ, खैरियत तो है, कुछ हुआ है क्या? तभी मैंने देखा जो उनके घर में बुजुर्ग ठहरे हुए थे वो मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा मेरी थकान 1 सेकंड में दूर हो गई। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर खान की तरफ कुछ इशारा किया। इंस्पेक्टर खान एक गिलास पानी लेकर उन बुजुर्ग के पास आ गए। उन बुजुर्ग ने मेरी आंखों के सामने उस पानी में कुछ पढ़ा और मुझसे कहा कि लो नौजवान, पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। पानी पीने के बाद मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। करीब 1 घंटे बाद अब मैं बात करने की हालत में था। फिर मैं उन बुजुर्ग की तरफ बेबसी से देखने लगा। मैंने देखा वो बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो नौजवान जो उस बस्ती से वापस आ गए। दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी एहसास हो गया था कि तुम पर कुछ बदरूह का साया है। अगर मैं तुम्हें उस वक्त कुछ बताता तो शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम आज के जमाने के लोग हो। किसी भी बात को यकीन तब तक नहीं करते जब तक अपनी आंखों से देख ना लेते। इसलिए मैंने तुम्हें ये ताबीज दिया था। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा जरूर होगा। अगर ये ताबीज मैंने तुम्हें नहीं दिया होता तो यकीनन तुम आज मर चुके होते और तुम्हारी रूह भी उन बदरूहों के साथ भटक रही होती। फिर मैंने उन बुजुर्ग से अपने सपने के बारे में बात बताई। जो सपना तुम्हें दिखाई दिया था दरअसल तुम्हें ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा था, मगर तुम शायद इस बात को नहीं समझ पाए। ये तुम्हारी एक नई जिंदगी है। अब बताओ कि ज्यादा गहराई में मत जाओ और मेरी एक सलाह मानो। मैं उन बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान को छोड़ दो और यहाँ पर कभी मत आना। तुम पर बदरूहों का साया पड़ चुका है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मगर मैं कितने साल रहूंगा, कभी न कभी मैं भी चला जाऊंगा। श्रापित बदरूहों का साया जिस शख्स पर पड़ जाता है वो उनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी और तुम्हें इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ नौजवान, तुम्हारी नई नई उम्र है, अच्छे खासे खाते पीते घर के हो, जिंदगी से बढ़कर और क्या है। बस यहाँ पर कभी पलटकर मत आना। याद रखना जिस दिन तुम पलटकर यहाँ पर आओगे ये बदरूहें तुम्हारा फिर से पीछा करेंगी और तुम्हें चाहते ना चाहते हुए भी इस शापित बस्ती में आना होगा। जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते तब तक ये तावीज तुम्हारी हिफाजत करेगा। मगर याद रखना नौजवान, ये ताबीज तुम्हें कुछ महीने तक ही बचा सकता है। इसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर लौटकर कभी मत आना, क्योंकि तुमने शापित बस्ती को अपनी आंख से देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मगर हजरत, अगर मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा तो क्या ये बदरूहें मेरा पीछा वहाँ नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर देखने लगे। नहीं नौजवान, हर किसी चीज की हद होती है और मैं इन बदरूहों को जानता हूँ। इनकी भी एक हद है। बस तुम समझ लो कि इनकी भी एक सीमा होती है और इनकी सीमा इस देश से बाहर नहीं है। मगर इस देश में तुम जहाँ भी रहोगे ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ज्यादा गहराई में मत जाओ, मेरी बात को समझो और चले जाओ। दरअसल इस इलाके में इससे पहले भी डॉक्टर के गायब होने की घटना होती रही है। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे अच्छे आदमी लगे थे और तुम्हारे ऊपर बदरूहों का साया साफ साफ
झलक रहा था, मगर ये हर कोई नहीं देख सकता। इसको देखने का इनाम बहुत ही कम लोगों के पास होता है और ऊपर वाले ने ये इनाम मुझे अता किया है। इन बदरूहों की ताकत इस देश से बाहर नहीं है। अगर ये सिर्फ बदरूहें होती तो मैं तुम्हारा रूहानी इलाज कर सकता था, मगर ये साबित बदरूहे हैं। इसलिए तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं नौजवान। मुझे यकीन है कि इस देश से बाहर जाने के बाद तुम बहुत तरक्की करोगे, मगर भूल से भी कभी भी अपनी जिंदगी में यहाँ की तरफ लौटकर मत आना। मैं समझता हूँ और समझ सकता हूँ कि आदमी की जिस जगह की पैदाइशी होती है उस जगह को छोड़ना उसके लिए कितनी दुखदाई होता है, मगर नौजवान कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बुजुर्ग से बात करते करते सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे ऊपर काफी कुछ पढ़कर दम किया था और मुझसे ये कहा कि इस तावीज को हमेशा अपने गले में पहने रखना, मगर हाँ, जब तुम इस देश को छोड़ दोगे तब तुम्हें इस ताबीज की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने उन बुजुर्ग से बहुत सारी दुआएं ली और फिर मैंने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उन बुजुर्ग की बात मेरे कानों में गूंजती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पलटकर यहाँ पर मत आना। मेरे दोस्तों, फिर मैं कभी अपने वतन वापस नहीं गया। मेरे दिल में हमेशा एक ही मलाल रहता है कि काश मैं नायदा को देखकर उस पर फिदा ना हुआ होता, उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ होता। काश मैं नायदा के बाप के साथ उसकी बस्ती ना गया होता तो शायद मुझे अपना देश कभी नहीं छोड़ना पड़ता। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।